हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो आप लोग? सही चल रहा है? समझ आ रहा है चैप्टर ठीक से? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, फ़ोन कर लिया करो पहले। फ़ोन अगर आप नहीं पिक हो पाता है, कई बार मैं बिजी होता हूँ क्लास वगैरह में, तो आप मैसेज छोड़ दिया करें और मैं फ्री होने पर आपको कॉल कर लिया करूँगा, ठीक है? और आपका ग्रुप मैंने बनाया हुआ ही है डिस्कशन के लिए, तो उसके अंदर आप क्वेश्चन डाल दिया करें। बच्चे आपस में भी जवाब दे देते हैं, मैं भी उस ग्रुप के अंदर हूँ, मैं भी जवाब दे दिया करूँगा, ठीक है? तो बाकी अपने को चैप्टर को परफेक्टली करना है, एकदम बोर्ड में पूरे मार्क्स लेने अपने 100 में से 100, ठीक है ना? और लॉजिकली करना है, अकाउंट्स को रट्टे नहीं मारने अपने को बिल्कुल भी। तो चलिए आज इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, मैंने खोला हुआ है, ठीक है जी? तो पहले हम क्वेश्चन की रीडिंग लेंगे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो जी, हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है यानी आपको कैश बुक दी हुई है। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, ये हमें पता है। इसके अंदर करंट ईयर में जो भी कैश आती है, चाहे वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो या करंट ईयर हो, तीनों साल की कैश इसके अंदर आती है। रिसिप्ट हो तो डेबिट में और पेमेंट हो तो क्रेडिट में। कैश बुक की समरी है, तो कैश बुक की समरी है तो डेबिट में ओपनिंग कैश और बैंक आता है और क्लोजिंग में क्लोजिंग कैश और बैंक आता है। ओवरड्राफ्ट हो तो ऑपोजिट साइड में आते हैं। डन। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें क्या करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लीजिए, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पी एंड एल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि एनपीओ में प्रॉफिट अर्न करना अलाउड नहीं होता, तो इसलिए यहां पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी? चलें अब आगे। चलिए, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी ये कैश बुक की समरी कहता है टू बैलेंस बीडी। ये आपका ओपनिंग कैश और बैंक या दोनों या एक कोई भी हो सकता है। चलिए, सब्सक्रिप्शन चंदा मिला 22,500। एंट्रेंस फीस, एंट्री फीस, जब कोई नया मेंबर आता है तो एंट्री देता है, एंट्री फीस देता है 3000। लेकिन इसमें एक बात बोली हुई है कि इंक्लूडिंग ₹1000 एज कैपिटल इनकम। वैसे आपको पता होगा कि एंट्री फीस को हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू इनकम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हर साल नए नए मेंबर आते रहते हैं और एंट्री फीस या एडमिशन फीस देते रहते हैं, तो इसीलिए हम एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू में लेकर चलते हैं। लेकिन इसमें स्पेशली बोल दिया गया कि 1000 को हमें कैपिटल नेचर की इनकम मान के चलना है। एक्चुअली एंट्रेंस फीस के साथ बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? मिस्टर आमिर आया हमारे यहाँ, मिस्टर आमिर यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेता है और वो एंट्रेंस फीस देता है, ठीक है? वो एक बार एंट्री के टाइम फीस देता है, फिर वो पूरी उम्र नहीं देगा, पूरी उम्र वो सब्सक्रिप्शन देगा, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। एंट्रेंस फीस एक बार ही लगती है। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट टाइम, तब एंट्रेंस फीस लगती है, एडमिशन फीस लगती है। तो ये कहा जाता है जी ये तो एक ही बार होती है, एक बंदा एक बार ही देता है पूरी लाइफ में, तो इसलिए हमारे लिए कैपिटल नेचर की है। लेकिन इस बार आमिर आया है, अगली बार सोहन आएगा, फिर राम आएगा, फिर मोहन आएगा। इस तरह से हर साल कोई ना कोई आता रहता है, तो इसलिए ये रेवेन्यू भी माना जाता है। तो हम रेवेन्यू मानकर चलते हैं कि हमें बंदे से कोई लेना देना नहीं होता, हमें इनकम के नेचर से लेना देना होता है कि इनकम कौन से नेचर की है। इनकम रेगुलर नेचर की है तो रेवेन्यू है, और कभी कभार होती है तो कैपिटल है। तो एंट्रेंस फीस हर साल हमें मिलती है, इसलिए कुछ भी मेंशन ना हो तो हम रेवेन्यू लेकर चलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया कि कैपिटल इनकम है, और कैपिटल इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आती है, यस, दोनों आती है, कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की। बस कंडीशन एक ही है, कैश आना चाहिए, कैश। चलिए, डोनेशन मिला, हॉल का रेंट मिला, हमारे यहाँ कोई हॉल है उसे किराए पर चढ़ाते हैं हम। अक्रूड इंटरेस्ट फॉर द ईयर 9-10। भाई ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है 31 मार्च 11, मतलब ये चल रहा है 10-11, 10-11। और ये कौन सा है? 9-10। 9-10 कौन सा साल हो गया? प्रीवियस ईयर, पिछला साल हो गया जी। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कमाया हुआ हमें इस साल मिला है, तो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि कैश तो इसी साल आई है, तो हम इसके डेबिट में लिख देते हैं। सैलरीज पेमेंट हुई, रेंट पेड ऑन 30th 9-10, कहते हैं 30th 9 को हमने पे किया, और फॉर 12 मंथ्स, और हमने 12 महीने का पे किया हुआ है। इसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो देखते हैं क्या है इसका मतलब। चलिए हम आगे बात करेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रिसिटी का पे किया, टैक्सीज का पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बुक्स हमारी एसेट होती है भाई, ठीक है?
ये बुक्स जनरल बुक्स है, आपके सिलेबस की बुक्स नहीं है। अभी 12th में खरीदी तो फर्स्ट ईयर में खराब हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है। ये आपकी एसेट है। 9% फिक्स डिपॉजिट, ये भी एफडी करवाना हमारा एक तरह से फिक्स डिपॉजिट ही है। बैंक के अंदर हम फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि हमारे को इंटरेस्ट मिलता रहे। और जैसे इन्होंने कहा 15,200, ये 9% इंटरेस्ट रेट है। इसका मतलब हमें हर साल इंटरेस्ट जो है वो 15,900 पर 9% मिलता रहता है। चलिए, फिर बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी क्या है? क्लोजिंग कैश हो सकता है, क्लोजिंग बैंक हो सकता है, और क्लोजिंग कैश और बैंक दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। चलिए, 6 मार्क्स का एग्जाम में आया था ये। तो आपको खाली क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन करें। ठीक है, आप मेरे साथ फेयर में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये बुक्स है कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब की। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले बुक्स ऑफ कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब, और आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर है आपका 31 मार्च 10/11, 31 मार्च 2011। डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। आप यहां पर्टिकुलर्स लिखें या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का थोड़ा रिकॉल करवाता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो कैश बेसिस पे बनता है। कैश आई डेबिट में, कैश गई क्रेडिट में, और करंट ईयर में जो कैश आती है और जाती है उसे हम लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारे P&L अकाउंट की तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। इसमें करंट ईयर में कमाई गई सारी इनकम और किए गए सारे खर्चे आते हैं अक्रूअल बेसिस पे। अक्रूअल का मतलब आपने बेनिफिट करंट ईयर में ले लिया तो वो खर्चा आएगा, चाहे उसकी पेमेंट की हो चाहे ना की हो। करंट ईयर में कोई इनकम अर्न कर ली है तो वो इसके अंदर आएगी, चाहे उसकी कैश आई हो चाहे ना आई हो। मतलब कैश से कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, कैश से कोई झगड़ा नहीं है कि पैसा आया या नहीं आया। अगर आपने कमा लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया इस साल और आपने कहा सर पैसे मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी इनकम मान लूंगा, मैं अक्रूअल बेसिस पे इनकम मान लूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैं तभी मानता हूं जब मुझे कैश मिल जाती है। ठीक है जी, आप किसी मकान में किराए पर रह चुके 6 महीने तक, मकान मालिक को कहा नेक्स्ट ईयर किराया दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे खर्चा मान लेंगे अक्रूअल बेसिस पे। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर का है। डेबिट में एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट में इनकम और गेन आते हैं, अक्रूअल बेसिस पे बनता है, और करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर की इनकम आती है। डन। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है जी, चलिए। तो क्या है? ओपनिंग कैश ये नहीं आता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग क्लोजिंग कैश नहीं आता, ये एसेट्स के अंदर आते हैं। सब्सक्रिप्शन मिला 22,500। चलिए, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आता है। ये लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो इसलिए आया था क्योंकि कैश आई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसलिए आया क्योंकि करंट ईयर में आपने कमाया है इसे। चलिए, फिर है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 3000 है, लेकिन उसमें से 1000 कैपिटल रिसिप्ट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाते हैं। P&L के अंदर कैपिटल नेचर की कोई आइटम नहीं दिखाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल नेचर की कोई आइटम नहीं दिखाएंगे, तो हम 2000 दिखाएंगे। बाय एंट्रेंस फीस ₹3000, इसे आप ऐसे दिखाएंगे तो बेटर रहेगा, लेस कैपिटलाइज्ड। और कैपिटल नेचर की इनकम कहां आती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंदर। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर एसेट्स में आते हैं और इनकम लायबिलिटी के अंदर आती है। जैसे बैंक लोन है तो बैंक लोन कैपिटल रिसिप्ट है, लायबिलिटी में शो करेंगे। लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसिप्ट है, लायबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है जी, चलिए।
फिर है डोनेशन, डोनेशन मिला 750। डोनेशन भी दो तरह का होता है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल कोई भी दे देता है डोनेशन, उसे हम जनरल डोनेशन कहते हैं। स्पेसिफिक जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो गया, पेवेलियन का हो गया, प्लेग्राउंड बनाने का हो गया, वो सारा। तो हमारे क्वेश्चन में जनरल डोनेशन है, तो बाय डोनेशन, और डोनेशन है हमारा 750, डोनेशन 750। फिर है रेंट ऑफ हॉल 1750, ये भी रेवेन्यू नेचर का रेंट आना, रेंट ऑफ हॉल 1750। अक्रूड इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है। कहता है जी, हाँ जी, टू अक्रूड इंटरेस्ट फॉर द ईयर 9-10, जरा ध्यान से देखें इसको, ठीक है। 9-10 का 9-10 हो गया प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट अक्रू किया था लेकिन उस टाइम मिला नहीं था, वो अब मिल गया 2000। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में इसलिए किया गया है क्योंकि कैश अब आई है, कैश बेसिस पे आई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। चलिए, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। तो और कहा आएगा, अगर इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो एसेट्स में आता है ये, ठीक है। एसेट्स लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर, और वो किस लिए बनानी होती, क्योंकि कैपिटल फंड निकालना होता है, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसी चीजें आएंगी। चलिए, सैलरी पे किया आपने 1800 सैलरी। अब देखिए, अब तक की जो भी इनकम्स थी वो सारी, अब तक जो भी रिसिप्ट थी वो सारी इनकम के अंदर आई है। अब पेमेंट जो है वो एक्सपेंसेस में आएगी। जो इसके डेबिट में है वो उसके क्रेडिट में आएगा, वो उसके क्रेडिट में है वो इसके डेबिट में आएगा। तो आप सैलरीज की पेमेंट दिखाएंगे 1800 टू सैलरीज, सैलरीज 1800। फिर है रेंट, रेंट है 2300 टू रेंट, रुपीज 2300। और जरा ध्यान देना, इसके अंदर कुछ बोला हुआ है इसने। ये कहता है जी, हमने 30th 9-10 को 12 मंथ्स का रेंट पे किया है। अब जरा ध्यान दें, 30th 9-10 को 12 मंथ्स का रेंट पे किया है और वो कितना है 2300। इसको समझना जरा, मैं आपको एक रफ नोटबुक में समझाता हूं। ये देखिए, रफ पार्ट में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये ईयर आपका जो है ना, ये ईयर आपका 1 अप्रैल 10 को शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 10 को शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 11 को खत्म हुआ है ना। ये देखिए, 31 मार्च 11, 31 मार्च 11 को जो है ये ईयर क्लोज हुआ है और आपने रेंट जो पे किया है 30th 9 को पे किया है। 30th 9-10, 30th 9-10 कहां रहा होगा, 30th 9-10 यहां रहा होगा, 30th 9-10 यहां रहा होगा। और यहां पर आपने रेंट पे किया है 12 महीने का, और कितना पे किया है 2300 पे किया है, 2300 रुपए रेंट पे किया आपने। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहां से यहां तक हो गए 6 मंथ्स, यहां से यहां तक हो गए 6 मंथ। आप कहीं भी रफ में नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ, कभी रिवीजन के टाइम दिक्कत आए तो ध्यान देना। ये +1 में किया हुआ है आपने, एडजस्टमेंट्स थी उनके अंदर, प्रीपेड रेंट निकालते थे, मैं बता देता हूं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी किया था आपने। तो आपने रेंट पे किया 2300 12 मंथ्स के लिए। आपकी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर यही बनाने, हमारे को बैलेंस शीट नहीं पूछी, खैर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाना है। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये 12 महीने का पे किया गया है, तो 12 महीने का आपने कब तक का पे किया होगा इसको, ये देखिए 30th 9-10 को है और यहां तक 6 महीने हो गए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1-10 से शुरू हुआ होगा, 1-10-10 से शुरू हुआ होगा और 30-9-11 तक, यानी यहां तक ये 6 महीने का एडवांस है, प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट है कितना, 6 मंथ्स का। ध्यान दें जरा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने 2300 पे किया और 12 मंथ्स का पे किया, 12 मंथ्स का पे किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर की इनकम ही आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के एक्सपेंस आते हैं। तो करंट ईयर के कितने बन गए, 6 महीने, 6 महीने का कितना बनता है 2300 इंटू 6/12, 1150। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएगा 1150। ध्यान दें भाई, आपने रेंट पे किया है 110 को, 30th 9 को पे किया, एक ही बात है, 110 नेक्स्ट डे हो गया, तो 30th 9-11 तक का हो गया। एक साल आपका पूरा कब होगा, 30th 9-11 तक।
लेकिन मुझे बैलेंस शीट तो इसी डेट की बनानी है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी इसी डेट का बनाना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस, करंट ईयर की इनकम ली जाती है अक्रूअल बेसिस पे। तो प्रीपेड रेंट कितना हुआ, 2300 इंटू 6/12, 1150। ये लीजिए 1150 प्रीपेड है। प्रीपेड रेंट आता है बैलेंस शीट में और ये आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्लियर है ये चीज। +1 के अंदर ऐसी एडजस्टमेंट्स काफी आई हुई है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो बात याद भी आ गई होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर भी काफी चीजें ऐसी आई हुई है आपके, ठीक है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम करंट ईयर के एक्सपेंस शो करेंगे 6 मंथ्स के, बाकी 6 मंथ्स के नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। क्लियर है ये चीज, ओके ठीक है। चलिए नोट हो गया, हाँ 1 मिनट और। चलिए तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, लेस प्रीपेड दैट इज 1 अप्रैल 11 to 30th 9/11, 6 मंथ्स का हो गया 1150 और ये 1150 यहां आएगा, ठीक है जी। करंट ईयर के एक्सपेंसेस अक्रूअल बेसिस पे आ गए, एडवांस बैलेंस शीट में आता है। फिर देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी और टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर है टू इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इट, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। और फिर टैक्सेस है 2200, टैक्सेस है 2200, ठीक है, नॉट इट। चलिए देन प्रिंटिंग स्टेशनरी 400, ये भी रूटीन के खर्चे हैं। प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी कॉपी पेन पेंसिल रबर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रूटीन के खर्चे हैं 400, ये यहां आ जाएंगे 400। फिर उसके बाद है बुक्स परचेज किया आपने, बुक्स एसेट है, बुक्स बैलेंस शीट में आती है, रेवेन्यू नेचर की आइटम नहीं है, P&L के अंदर नहीं आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। चलिए बुक्स इसमें नहीं आएगी जी। 9% FD फिक्स डिपॉजिट आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट्स के अंदर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट में इसलिए आई है क्योंकि आपने इसे 1 अप्रैल 10 को आपने इसे परचेज किया है, ठीक है जी। साल के शुरू में ही आपने इसे परचेज कर लिया था 1 अप्रैल 10, तो 1 अप्रैल 10 को आपने खरीदा, ये एसेट्स के अंदर आएगा। क्या इसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर कमाया था, इस साल मिल गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा, क्यों, अर्न किस साल का किया है, लास्ट ईयर किया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो करंट ईयर के अंदर अर्न की हुई इनकम है वो आती है। क्या इसका इंटरेस्ट आएगा, आपने 1 अप्रैल 10 को खरीदा है, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं, आपने फिक्स डिपॉजिट खरीदी है, फिर आते हैं हम, ये देखिए 1 अप्रैल 10 और 31 मार्च 11, और हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च 11 है। ये देखिए यहां मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं है, और ये शुरू हुआ था यहां, तो यहां आपने FD खरीदी कितने की, 9% की, 9% फिक्स डिपॉजिट आपने खरीदी, कितने रुपए की खरीदी आपने, 15,200 की परचेज की, 15,200 की परचेज की। तो बताइए आपकी बैंक के अंदर डिपॉजिट कितने टाइम तक रही, 12 मंथ्स तक, बताइए रही कि या नहीं रही। ये आपने 1 अप्रैल 10 यानी ईयर की बिगिनिंग में खरीद लिया था, तो बताओ इंटरेस्ट अर्न हुआ या नहीं हुआ, हुआ। आपके पैसे बैंक में जमा रहे या नहीं रहे, रहे। आपने कमाए या नहीं कमाए, कमाए। तो बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब कोई बच्चा कहे सर नहीं आएगा, बताओ अगर आता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट में नहीं होता कहीं। अब ये जो इंटरेस्ट है ये तो लास्ट ईयर का 9-10 का है, ये तो करंट ईयर का तो है ही नहीं। तो भाई ऐसा है, जरूरी नहीं है कि सारे इंटरेस्ट मिल जाएं। जैसे ये लास्ट ईयर वाला इस साल मिला है, इस साल वाला नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो बैलेंस शीट की एसेट में आएगा कि कमा लिया लेकिन मिला नहीं, अभी मिलना बाकी है।
तो मिलना बाकी है वो तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अक्रूड इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री क्या होती है? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, देखिए ध्यान से, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। भाई अक्रूड इंटरेस्ट क्यों लिखते हो? क्योंकि ये हमारी एसेट है, ये हमें मिलेगी। और दूसरा टू इंटरेस्ट क्यों लिखते हो? ये हमारी इनकम है, ये हमने कमाई है। कितना? 15,200 का 9% फुल ईयर का। $1368 इंटरेस्ट कमा तो लिया लेकिन अभी मिला नहीं है। अगर बैलेंस शीट पूछी तो बैलेंस शीट में भी दिखाते, नहीं पूछ रखा कोई बात नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम है कि नहीं? यस है, अर्न किया, अक्रूअल बेसिस पे है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट के अंदर आएगा ही आएगा। तो इसका इंटरेस्ट करंट ईयर में आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में होता तो इसका मतलब कैश में मिल गया तो भी आता, मिल गया कमाया, और अगर नहीं है तो भी आएगा, क्योंकि कमाया तो सही ना, कमाया है तो आएगा, दैट्स इट। तो 1368 आपका इंटरेस्ट यहां आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। देखिए मैं आपको नोट करवा देता हूं, ये देखिए आपने एफडी खरीदी, आपने एफडी परचेज की 1 अप्रैल 10 को, 31 मार्च 11 को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो ये 12 महीने तक बैंक में डिपॉजिट रही या नहीं रही? रही। तो इसका इंटरेस्ट ऑन किया या नहीं किया? किया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम आती है कि नहीं आती? आती है। कैश तो नहीं आई, अरे क्या बात कर रहे हो, अक्रूअल बेसिस वाली आती है। डन? यस। मैंने आपको कहा था 4 बातें रिसिप्ट एंड पेमेंट में, 4 बातें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। 1368 मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड यानी इनकम में शो कर रहा हूं। चलिए बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट है? 9% फिक्स डिपॉजिट ऑन 9% फिक्स्ड डिपॉजिट, ₹15,200 का 9% फुल ईयर का 1368। चलिए अब है क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश हमारी इसमें नहीं आती है, आप इसको नोट कर लें। अब हम बना क्या रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है वो हमें प्रॉफिट या लॉस यानी सरप्लस या डेफिसिट शो करता है। ध्यान है, मैंने नोट्स में बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L टाइप है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, लेकिन एनपीओ उसे सरप्लस या डेफिसिट कहता है। ठीक है जी, चलिए क्रेडिट बैलेंस है तो ये सरप्लस आएगा, बैलेंसिंग फिगर टोटल 28368। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें कैश बेसिस पे इनकम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अक्रूअल बेसिस में करंट ईयर से रिलेटेड लेकर चलते हैं। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन की रीडिंग लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहले फ्रॉम द अंडर मेंशन्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, ये यहां 15 लिखा हुआ है, 14 है ये एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और यहां एक एरर है, जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को मैच करते हैं इनके साथ तो यहां एरर मिलती है कि ये द फ्रॉम द अंडर मेंशन्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 14 ऑफ नेगीज क्लब prepare a income and expenditure account for the same period, receipt and payment account for the year ending 31st March 2014। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, यानी आपको कैश बुक दी हुई है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कैश से रिलेटेड होगी। कैश आ रही है डेबिट में, कैश जा रही है क्रेडिट में। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैंक बैलेंस है आपके पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये ध्यान रखना, ये सब्सक्रिप्शन जो भी दिए हुए ना ये सारे के सारे कैश बेसिस पे दिए हुए हैं, मतलब ये हमें मिला। इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन 12,000 मिला, हमें टोटल सब्सक्रिप्शन 12,000 रिसीव हुआ, जिसमें से 13, ये क्या चल रहा है 14, 13 यानी
प्रीवियस ईयर का हमें मिला 1500। प्रीवियस ईयर में 1500 सब्सक्रिप्शन किसी ने दिया नहीं था, आना बाकी था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वो हमें इस साल मिला। ये है हमारा करंट ईयर 14। करंट ईयर से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें 10,000 मिला। और ये है हमारा नेक्स्ट ईयर 15। तो ये हमारा एडवांस हो गया, ये हमें एडवांस मिल गया 14 में 15 के लिए सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया 500। ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये नेक्स्ट ईयर का मिल गया और ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला। इस तरह से आपको क्वेश्चन की रीडिंग लेनी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, आज ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगेगा, ये वाली जो फॉर्मेट है ना, ये आगे आने वाले टाइम में भयानक रूप धारण करने वाली है। ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, टोटल सब्सक्रिप्शन मिला 12,000, जिसमें 1500 लास्ट ईयर का इंक्लूड है, 10,000 करंट ईयर का इंक्लूड है और 500 नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है। गॉट इट। डोनेशन मिला 2,000। डोनेशन हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, हम रेवेन्यू नेचर एज्यूम करते हैं। सिंपल और स्पेसिफिक दो तरह का होता है, लेकिन स्पेसिफिक की बात बाद में हम जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, उनके बारे में बात करेंगे। वरना दान मिला रेवेन्यू इनकम है, दैट्स इट। हॉल रेंट, हॉल का किराया, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसे जमा थे उसका ब्याज मिला, रेवेन्यू है। एंट्रेंस फीस, कोई नया मेंबर आता है तो एंट्रेंस फीस हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने खरीदा 1 जुलाई 14 को फर्नीचर परचेज किया। एसेट खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है। सैलरी रेवेन्यू है, टेलीफोन एक्सपेंस रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी, जो रूटीन में खर्चे होते हैं ना हमारे ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, वो सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। पोस्टेज, स्टेशनरी, परचेज ऑफ बुक्स एसेट है। ये बुक्स सिलेबस की बुक्स नहीं है सर, 12th के बाद खराब हो जानी है, नहीं, ये बुक्स जनरल बुक्स है। जो नॉलेजेबल बुक्स होती है वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, ये एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट पेपर्स का मतलब होता है, अलग अलग नाम होते हैं, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, 5% डिबेंचर्स इन XYZ लिमिटेड। तो गवर्नमेंट पेपर उसकी इन्वेस्टमेंट का नाम है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट मिलता है जी। और ये 1714 को परचेज की गई है। 1714, जरा ठीक से 1714, ठीक है जी। 5% गवर्नमेंट पेपर 1714 को 600 के खरीदे गए। ये डेट भी ध्यान रखना थोड़ा सा। मिसलेनियस, इसके अलावा और खर्चे दिए गए आपने, ये आपके हैं ये 8,000 का परचेज किया गया है। गवर्नमेंट पेपर 8,000 के हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600 के हैं और कैश और बैंक 300 और 20,400 है। ठीक है जी। अब नीचे क्या कहता है, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1500। भाई सैलरी को टिक कर लीजिए, सैलरी को टिक कर लीजिए। जब हम सैलरी के बारे में पढ़ेंगे तो सैलरी के लिए नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि 1500 सैलरी कब की आउटस्टैंडिंग है, डेट मेंशन नहीं है, ईयर मेंशन नहीं है, तो इसी साल की आउटस्टैंडिंग है। पे नहीं की, सैलरी पे नहीं कर रखी 1500, ओके, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, दी नहीं है, कैश में नहीं दी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है, वाह बेटे। चलिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इसको भी टिक कर लीजिए। फिर कहता है बैंक इंटरेस्ट भी मिलना बाकी है 150, बैंक इंटरेस्ट मिलना बाकी है। लो जी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, ये भी 150 मिलना बाकी है। चलिए उसके बाद इन्होंने कहा सब्सक्रिप्शन अक्रूड, सब्सक्रिप्शन कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है। लीजिए सब्सक्रिप्शन की भी एडजस्टमेंट होगी। ईयर मेंशन नहीं है, कौन सा, करंट ईयर का। 50% ऑफ इंटरेस्ट फीस इज टू बी कैपिटलाइज। लो जी, इंटरेस्ट फीस का भी इसमें से 50% रेवेन्यू नेचर मानना है, 15% कैपिटल नेचर मानना है। भाई कुछ मेंशन ना हो तो हम रेवेन्यू नेचर की मानते हैं, इंटरेस्ट फीस को रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। इंटरेस्ट फीस मतलब एडमिशन फीस। एडमिशन फीस हम ये लेकर चलते हैं कि हर साल हमें मिलती रहती है, नए नए मेंबर आते रहते हैं, इंटरेस्ट फीस मिलती रहती है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है हमारी। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं, भाई ने बोला ना तो करने का है, दैट्स इट। तो 50% कैपिटल, 50% रेवेन्यू। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम, तो फर्नीचर को भी टिक कर लेंगे आप। ये लीजिए, फर्नीचर जो खरीदा है उस पर 10% डेप्रिशिएशन लगाना है। ये इन्फॉर्मेशन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। थोड़ा सा देखा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है मामला, धीरे 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 धीरे, है ना। बस देखते जाओ अब चैप्टर कहां पहुंचाता है आपको। चलिए अब क्या है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही तैयार करना है और कुछ तैयार नहीं करना है। चलिए यह है नेगी क्लब सॉल्यूशन।
बुक्स ऑफ नेगी क्लब, नोट करेंगे मेरे साथ साथ आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर है 31 मार्च 14। डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स, ये लीजिए। अब हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करेंगे, ये देखिए, और जो जो आइटम जिनकी एडजस्टमेंट है उनके लिए हम थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे ताकि कुछ प्लस माइनस करना पड़े तो हो जाए। शायद +1 में भी कुछ बच्चों ने ऐसे किया हो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर। ओपनिंग बैंक बैलेंस लास्ट ईयर की एसेट है, हमें कोई बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कोई रोल नहीं है। सब्सक्रिप्शन मिला, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, प्रीवियस ईयर का मिला 1500। भाई हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर के कमाई हुई इनकम का कोई रोल होता है क्या? नहीं होता। लास्ट ईयर जो भी सब्सक्रिप्शन हमने कमाया, ध्यान रखना मैं 12,000 कहीं नहीं लिख रहा, ये जो 12,000 सब्सक्रिप्शन है ये नहीं लिख रहा मैं इसका जो एनालिसिस है ना कि इस 12 में से लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर, ये वाली चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। तो मुझे ये बताइए प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल 1500 मिला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर की इनकम आती है या नहीं आती? नहीं आती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर में कमाई हुई इनकम्स अक्रूअल बेसिस पे आती, हाँ कैश चाहे मिला हो या ना मिला हो तो भी इनकम आती है। तो 1500 हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। डन। चलिए 2014 का सब्सक्रिप्शन 10,000 मिला, बताइए आएगा या नहीं आएगा? आएगा। करंट ईयर की इनकम सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 10,000 मिला, लेकिन ध्यान रखना ये कैश बेसिस पे है, ये कैश बेसिस पे है कि मुझे मिला कैश में 10,000। अगर इसमें कोई मिलना बाकी है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। करंट ईयर में कमा लिया लेकिन मिलना बाकी नहीं है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। 10,000 सब्सक्रिप्शन मिला, ले जी हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का रिसीव्ड इन कैश, कैश में मिला 10,000 और नीचे एक इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे। एक बार हम कुछ नहीं करते, जब नीचे हम जाएंगे ना पहले हम क्वेश्चन को ना बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं ताकि कोई आइटम छूट ना जाए, ठीक है ना। एक एक आइटम के बारे में बस एक बार ये कहते हैं जी हमने सब्सक्रिप्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट से उठाया, 10,000 कैश में मिला, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 500 मिल गया। भाई कोई भी सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है? इनकम है, और इनकम जब हमें एडवांस में मिल जाती है तो वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। इनकम जो हमें एडवांस में मिल जाती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो दिखाते नहीं। 14 के अंदर 15 का सब्सक्रिप्शन मिल गया, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, दैट्स इट। तो इसका मतलब इसको भी इग्नोर करेंगे। इसका मतलब ना तो इसका कोई रोल है ना इसका कोई रोल है, इसका रोल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही शो करेंगे अक्रूअल बेसिस पे, जो मिल गया और जो मिलना बाकी है। चलो जी काम खत्म। तो सर फालतू दे रखे हैं? हाँ बिल्कुल फालतू दे रखे हैं, या तो हमसे बैलेंस शीट पूछता तो काम करते, आगे पूछेगा जब कर लेंगे। चलिए डोनेशन मिला जी 2,000, डोनेशन हमें मिला 2,000, ये लो भाई डोनेशन, दान तो मिलता ही रहता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान धंधा तो मिलता ही रहता है, चंदा वगैरह। डोनेशन हो गया। हॉल का रेंट 300 रुपए डालो भाई, हॉल का रेंट, हमारा कोई हॉल है उसके अंदर फंक्शन वगैरह कुछ भी करवाते रहते हैं और उसका किराया मिलना हमारी रेगुलर इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है। हॉल रेंट लिख लिया आप लोगों ने? मेरे साथ साथ लिखेंगे,
चलिए होल रेंट मिल गया। होल रेंट के बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 450, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 450। एक काम करता हूं मैं, इंटरेस्ट के बारे में एक बार कोई काम करता ही नहीं। इंटरेस्ट एफडी भी है मेरे पास, ये डिपॉजिट्स भी है, ये सारी चीजें हैं, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। चलिए छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि ये देखिए, ये भी इंटरेस्ट है, ये गवर्नमेंट पेपर है, इसका भी इंटरेस्ट आएगा, एक इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स है, इसका भी है, एक नीचे एडजस्टमेंट भी है। तो मैं इसके बारे में अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। मैं ऐसा करता हूं, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट को जस्ट यहां लिखकर छोड़ देता हूं, बाय, ये देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450, और बस स्पेस छोड़ देंगे हम, नीचे जो बात आएगी उस पर हम बात कर लेंगे। चलिए, एंट्रेंस फीस 1000, एंट्रेंस फीस के ऊपर भी हमने टिक लगा रखा है। एंट्रेंस फीस 1000 है, और इसके बारे में नीचे बोला, वो तो बाई चांस याद है हमें कि कैपिटलाइज करना है, लेकिन हम करेंगे साथ साथ ही। आपने मेथड देखा करने का, क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक बार ऊपर एक बार नीचे एडजस्टमेंट पढ़ा, फिर ऊपर गए फिर एडजस्टमेंट पढ़ा, तो क्वेश्चन सारा का सारा बिखर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले नीचे जिसकी एडजस्टमेंट दे रखी हो उस एडजस्टमेंट को देखकर ऊपर टिक कर दीजिए भी इन आइटम की एडजस्टमेंट है, और उसके बाद उन एडजस्टमेंट को हम सॉल्व कर लेंगे यहां पर। ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम पूरे क्वेश्चन के आइटम को फीड करेंगे, बाद में फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, एंट्रेंस फीस हो गया जी हमारा, ये डेबिट साइड में हमारा सारा हो गया। अब हमने फर्नीचर परचेज किया। भाई फर्नीचर परचेज करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, और बैलेंस शीट हमसे पूछी नहीं गई है, छोड़ देंगे हम इसे। सैलरीज पे किया 2000, सैलरीज लीजिए, और आपने देखा सैलरीज को हमने टिक भी किया हुआ है, ये देखिए सैलरीज के बारे में कोई एडजस्टमेंट भी है। सैलरीज 2000, इसकी एडजस्टमेंट है, छोड़ दीजिए। फिर है टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, टेलीफोन एक्सपेंसेस 300। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150 एक्सपेंसिस है। पोस्टेज स्टैंप्स होती है, स्टेशनरी पेपर वगैरह हो गया, ये सारे ये कंज्यूमेबल आइटम है, रूटीन में यूज हो जाती है, तो इसलिए हम इनको एक्सपेंस में लेकर चलते हैं। ठीक है जी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। परचेज ऑफ बुक्स, बुक्स आपकी एसेट है, ये बैलेंस शीट में आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। आपको इंट्रोडक्शन ये रखनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सही होते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए, परचेज ऑफ बुक्स। उसके बाद क्या है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900 लीजिए, टू एंटरटेनमेंट $900, इसकी एडजस्टमेंट ही है, इसको छोड़ देंगे हम। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 900, इसकी एडजस्टमेंट है, छोड़ देंगे हम। परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, ये इन्वेस्टमेंट है, आप किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी आप परचेज करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमारी रेगुलर इनकम है, उसे हम P&L में दिखाते हैं, क्रेडिट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, और इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसका हमारे से बैलेंस शीट नहीं पूछी हुई, हम इसको नहीं बनाएंगे। चलिए, फिर इन्होंने कहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600। चलिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600, ये हो गया हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस 600। चलिए, फिर है क्लोजिंग कैश और बैंक, ये हमारा नहीं आता, बैलेंस शीट की आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये कहीं नहीं आते। चलिए, अब हमारी बात आती है एडजस्टमेंट की। कहते हैं जी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1500, ध्यान से सुने, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो सैलरी आई हुई है
रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो सैलरी आई हुई है ये पेड है कैश में। आपने सैलरी पे की है 2000, कैश में पे की है 2000, 1500 अभी पे करनी बाकी है। अक्रूअल बेसिस पे सैलरी का खर्चा कितना है 3500। अक्रूअल बेसिस पे आपने बेनिफिट कितने का लिया? अक्रूअल बेसिस का मतलब यह है कि आपने फायदा कितने का उठाया। आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया 3500 रुपए का, कैश में पे किया 2000, 1500 अभी पे करना बाकी है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सारे खर्चे अक्रूअल बेसिस पे दिखाते हैं, तो 3500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। मैं सैलरी के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करूंगा। चलिए, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 और ये यहां आएगा 3500। ठीक है जी, चलिए देखा आपने, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है। अक्रूअल बेसिस पे हम खर्चों को ऐड करते हैं। इस साल हमें सैलरी देनी बाकी है 1500, तो हमारा 2000 दे दिया, 1500 देना बाकी है। अक्रूअल बेसिस पे 3500 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, फर्स्ट हो गई है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है 500। सेम बात, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 500 देने बाकी है। आपने ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पेड इन कैश, कैश में दिए हैं। ये आपने कैश में पे किए हैं कितने 900 रुपए, और अभी कितने देने बाकी हैं 500। 900 दे दिए, 500 देने बाकी है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस कितना हो गया 1400। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दिखाएगा 1400। रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना दिखाएगा 900। चलिए एक्सपेंसेस 500 ऐड कर देंगे। एड आउटस्टैंडिंग एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 500, तो ये आ जाएगा 1400। ठीक है जी, अक्रूअल बेसिस पे दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें खर्चे अक्रूअल बेसिस पे शो करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150। कहता है जी बैंक का इंटरेस्ट अभी 150 मिलना बाकी है। बैंक इंटरेस्ट 150 मिलना बाकी है। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये रिसीव्ड इन कैश है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको 450 रुपए इंटरेस्ट कैश में मिल गया, 450 कैश में मिल गया, 150 मिलना बाकी है। आपने अर्न कितना किया 600। 450 कैश में मिल गया जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बता रहा है, 150 आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो टोटल आपने कमाया कितना 600। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूअल बेसिस पे आएगा 600। चलिए अक्रूड इंटरेस्ट, एड अक्रूड इंटरेस्ट 150, तो ये हो गया 600 अक्रूअल बेसिस पे। 450 था कैश बेसिस पे और ये हो गया अक्रूअल बेसिस पे। इसी तरह से क्वेश्चन होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा, आइटम्स दी होंगी कैश बेसिस पे, आपको कन्वर्ट करना है अक्रूअल बेसिस पे। गॉट इट? चलिए शाबाश। अब मैं आता हूं थोड़ा सा, मैंने आपको ये कहा था कि मैंने ये बात भी आपको इंटरेस्ट के साथ ही बतानी है। ये तो इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपने कमाया था 600, मिल गया कितना 450, कितना मिलना बाकी है 150। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए गवर्नमेंट पेपर पर ब्याज आपको मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है देखो गवर्नमेंट पेपर पे ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, कहीं भी नहीं बता रखा ना कि गवर्नमेंट पेपर पे इंटरेस्ट मिला, कहीं भी बताया हुआ नहीं है। अब देखा जाए तो कब परचेज किया आपने 1714 को परचेज किया है, क्रेडिट बैलेंस है तो ये सरप्लस आएगा, बैलेंसिंग फिगर टोटल 28368। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें कैश बेसिस पे इनकम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अक्रूअल बेसिस में करंट ईयर से रिलेटेड लेकर चलते हैं। ठीक है जी, ओके। थोड़ा चेंज कर लिया था एक बार, हमने इस ईयर को 14 मान लिया था। देखना इस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये मिस्टेक थी, ये 13, ये 14 और ये 15, तो करंट ईयर हमने लिया है 14। तो जब करंट ईयर हमने 14 लिया है तो ये कब खरीदा होगा आपने? ये 1713 को खरीदा होगा। इसको हमें 1713 करना पड़ेगा। एक मिनट, इसको चेंज कर लेंगे, 1713, 1713 ये लीजिए। थोड़ा ध्यान देंगे, हमने करंट ईयर को लिया है 31 मार्च 14, तो
31 मार्च 14, तो इससे पहले 13 रहा होगा, तो 13-14 के बीच में इसने परचेज किया है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, 1713 को आपने परचेज किया। अब जरा इसका डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट अप्रैल 13 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 14 को ईयर खत्म हुआ। समझ रहे हो ना? अरे ये मैंने क्यों चेंज करवाया, सुनो ध्यान से। अगर मैं इसको 15 करता तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको करना पड़ता 14 और इसको करना पड़ता 16। एक तो ये चेंज हो सकता था, मैंने इनको नहीं छेड़ा, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं ऊपर चेंज कर लेता हूं। ठीक है ना? कर किसी तरह लो, या तो आप इसको करेक्ट कर लो चाहे उसको करेक्ट कर लो, एक जगह तो ठीक करना ही करना है आपको। हाँ, इसको अगर आप ठीक करते हैं तो इसको फिर 13 करना पड़ेगा, यहाँ 14 नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, मैं आपको एक डायग्राम बताना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कब खरीदी, 1713। 1713 कहां से आएगा, देखो 1713 आएगा यहां, 1713 यानी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपने 5% इन्वेस्टमेंट खरीदी 8000 की, 5% इन्वेस्टमेंट खरीदी आपने 8000 की, परचेज किया आपने। यहां से लेकर यहां तक आपने इसे यूज किया, और यहां मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। इस डेट को मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है जी, इस डेट को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाएगा, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया। इंटरेस्ट कितने महीने का कमाया, देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ्स तक मैंने इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास में रखा। 9 मंथ्स तक मैंने इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखा, तो इसका मतलब 8000 का 5% 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है। इसका इंटरेस्ट बनता है जी 300। आपने 17 को इन्वेस्टमेंट परचेज की 8000 की, और 9 मंथ्स तक आपने उसका इंटरेस्ट कमाया, तो आपका 300 इंटरेस्ट आपने कमा लिया, लेकिन मिला नहीं। कैसे पता चला मिला नहीं, ये देखो कहां लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिला। गवर्नमेंट पेपर पे इंटरेस्ट मिला, ये कहां लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिखा हुआ ना। अगर मिला होता तो कैश आती तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाता, और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 300 इंटरेस्ट जो है वो कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। तो मैं इसे कमा लिया लेकिन मिला नहीं, कमा लिया, अर्न कर लिया मतलब अक्रूअल बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आना ही आना है। चलिए, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 5% गवर्नमेंट पेपर। कितने पर, देखें एक बार, कितने पर, 8000 पर, 8000 के ऊपर 5%, और कितने महीने का, कितने मंथ्स का लिया था हमने, यस कितने मंथ्स का लिया था, 9 मंथ्स का, 9/12, ये लीजिए 300 इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट हो गई है हमारी। सब्सक्रिप्शन अक्रूड 400, ये देखो सब्सक्रिप्शन अक्रूड कह दें या आउटस्टैंडिंग कह दें। आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है वो एक्सपेंस के लिए, इनकम के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। एक्सपेंस देने बाकी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम आनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इनकम। आपने 400 का सब्सक्रिप्शन कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। कौन से साल का, ईयर मेंशन नहीं है, इसका मतलब करंट ईयर का। आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये 10,000 दे रखे हैं, ये कैश बेसिस पे दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 10,000 से ये पता चलता है कि 10,000 सब्सक्रिप्शन हमें कैश में रिसीव हुआ। सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुआ 10,000, और रिसीव होना बाकी है 400। रिसीव हुआ 10,000, 400 होना बाकी है। टोटल कमाया कितना, 10,400 कमाया, मतलब अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस किस में आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आएगी, 10,400। बात समझ आई मेरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 10,000 कैश बेसिस पे दिया हुआ है, मिला 10,000, 400 मिलना बाकी है, तो कमाया कितना, 10,400। मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, ये लीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
इसको आप अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं। अक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना, अमाउंट कितनी है 400, हम 400 यहां लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 10,400। बात समझ आ गई आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश बेसिस पे दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूअल बेसिस पे मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। डन। चलिए फिर इसके बाद 50% ऑफ इंटरेस्ट फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ये कहता है जी ये जो इंटरेस्ट फीस है ना, इसमें रेवेन्यू नेचर की 500 ही है, बाकी कैपिटलाइज कर दो। तो कर दिया जी, ये लो कैपिटलाइज्ड 50% 500, ये माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट फीस आ गया आपकी 500। अक्रूअल सॉरी रेवेन्यू नेचर की 500 होगी, कैपिटल नेचर की 500। कैपिटल नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती है। चलिए ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से, आने वाले टाइम में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड काफी चीजें आएंगी और उनमें ये सारे कंसेप्ट आपके कंफ्लिक्ट होंगे फिर, ठीक है ना, ध्यान रखना जरा। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम। आपने फर्नीचर खरीदा हुआ है, देखिए फर्नीचर परचेज किया था, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा 13 करना पड़ेगा, ये भी हमें 13 करना पड़ेगा कि हमने फर्नीचर खरीदा था 5000 का, हमने फर्नीचर परचेज किया था 5000 का और 17 को परचेज किया था। तो फर्नीचर तो आपने नहीं दिखाया, चलो कोई बात नहीं, फर्नीचर तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, तो उसे तो क्या दिखाते हैं हम, तो फर्नीचर तो आपने नहीं दिखाया, लेकिन फर्नीचर पर लगने वाला डेप्रीशिएशन बताओ +1 में P&L में दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? डेप्रीशिएशन तो आएगा P&L के अंदर, यस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी तो डेप्रिसिएशन आएगा, रेवेन्यू नेचर की है भाई, सीधी सीधी सी बात है। फिक्स्ड असेट्स कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, उस पर डेप्रीशिएशन लगना रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो हमारा ये आपने 17 को खरीदा, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे 5000 के ऊपर 10% के हिसाब से। चलिए डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर ₹5000 का 10% 9 मंथ्स का 375। चलिए ठीक है जी, और देखें, बस खेल खत्म, अब और कुछ नहीं है। जो भी आइटम्स थी वो सारी की सारी फीड कर दी गई है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आइटम कैश बेसिस पे थी, उनको हम अक्रूअल बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है जी। चलिए अब हम इसका सरप्लस या डेफिसिट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। टोटल करते हैं इसका, टोटल आ गया आपका 14,100, 7175 सरप्लस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 14,100, ठीक है जी। चलिए तो इस तरह से आपका ये सरप्लस शो होगा। आपने इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया माइंड के अंदर, वो चीजें फॉलो करनी है, और फिर आगे जाकर जो बड़े क्वेश्चंस हैं आप ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चीजें यही आनी है घूम फिर कर, बस आपके ब्रेन को जब ट्रेनिंग हो जाएगी इस तरह की सोचने की, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लॉजिकली सोचना है, रट्टा नहीं लग सकता चैप्टर के अंदर। जो भी चीज वास्तव में हुई है वही आपको शो करनी है। ठीक है, चलिए अब ये होमवर्क आप अच्छे से कर लेंगे। आपको लगता है कि मेरे साथ साथ करने से भी अभी डाउट है आपको, अभी क्वेश्चन ठीक से आया या नहीं आया, तो आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर इसकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से करना। ठीक है जी, ओके, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।